वैसे मोहनदास भाई सर के किसी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। आप और हम सब लोग अच्छे से जानते पहचानते हैं, फिर भी हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, क्योंकि हर बार नए-नए दर्शक आते हैं, कई सारे जेनज़ीज़ हैं, यंग इन्वेस्टर्स हैं जो हर रोज़ नए जुड़ते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूँ मोहनदास भाई सर पद्मश्री से सम्मानित हैं। देश के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स में से एक हैं। आपने सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स बेंगलुरु से कॉमर्स में अपनी ग्रेजुएशन की। उसके बाद बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से आपने लॉ में भी बैचलर्स की डिग्री हासिल की, यानी कि आप एलएलबी भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, यानी कि कोई डिग्री आपने छोड़ी नहीं है। इसके बाद आपने आर्यन कैपिटल के जरिए, जो उनकी आपकी खुद की संस्था है, आप फाउंडर हैं उसके, लाइफ साइंसेज, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए और इस पूरी स्पेस में 14 से ज़्यादा फंड लॉन्च करने में मदद की। यानी कि अगर जो भी नए स्टार्टअप्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें पैसे की और जो गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो सर देने का काम करते हैं। आप कई सारी कंपनियों के बोर्ड पर हैं, अभी भी हेवल्स के बोर्ड पर हैं, इन्फोसिस के तो आप जानते ही हैं, पूर्व आप सीईओ रह चुके हैं, बोर्ड मेंबर रह चुके हैं। सेबी, एनएसई और मणिपाल ग्रुप के बोर्ड पर भी आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आरबीआई और सेबी की कई कमिटीज़ में आपने अपनी सेवाएं दी है। सरकार और रेगुलेटर्स के साथ पॉलिसी और गाइडलाइंस बनाने में मोहनदास भाई सर की बहुत बड़ी भूमिका है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उसका नाम है अक्षय पात्र फाउंडेशन। इसके आप को फाउंडर। और ये गरीब बच्चों को स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको मील्स और खाना देने का काम करता है। ये सारे बढ़िया काम मोहनदास भाई सर कर रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर धन्यवाद हमें समय देने के लिए। इस वक्त पूरा जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, टॉक ऑफ द टाउन है। हम भी अपनी अपनी तरह से उस समस्या से जूझ रहे हैं, हर देश जूझ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऑफ कोर्स हमारी करेंसी कमज़ोर हो रही है, इंपोर्ट बिल क्रूड का काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि ऐसे क्या उपाय किए जा सकते हैं हमारे देश में, जिससे कि हमारी करेंसी को कमज़ोर होने से रोका जाए। क्रूड की जो समस्या है, जो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है, उसके बदले में क्या कुछ किया जा सकता है, किस तरह की पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है? देखिए, अभी जो दुनिया में ये वॉर हो रहा है, वॉर में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यूएस को करना है। जी। किसी देश को कुछ करने का ताकत नहीं है। हमको सोचना है कि हमारा करेंसी डिप्रिशिएट ना हो, उसके लिए क्या करना है। भारत का करेंसी क्यों डिप्रिशिएट हो रहा है? पहले ऑयल प्राइस आगे बढ़ा है, करीब 50% आगे बढ़ा है, 65-66 डॉलर से 100-110 डॉलर हुआ है। और गोल्ड प्राइस भी आगे बढ़ा है। और अभी एफडीआई जो आता था, पिछले साल 90 बिलियन डॉलर्स के एफडीआई आया था, 83 बिलियन डॉलर्स का पैसा बाहर गया। उसमें 54 बिलियन डॉलर्स जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स है, एफपीआई और प्राइवेट इक्विटी, उन्हें बेचकर पैसा लिया और भारत के कंपनी से उन्होंने 33 बिलियन डॉलर्स ओवरसीज में इन्वेस्ट किया। उसमें तो 7 बिलियन डॉलर्स अंदर आया। और ये तीन प्रॉब्लम्स है, जो पैसा बाहर जा रहा है इन्वेस्टर्स का, और जो अंदर आता था वो नहीं आ रहा है। अभी गोल्ड का जो है 72 बिलियन डॉलर्स गोल्ड है। गोल्ड का प्राइस 30-40% आगे गया है। और ये तीनों के लिए हमको कुछ सुझाव चाहिए। पहले गोल्ड को सोचेंगे। अभी गोल्ड का प्रॉब्लम क्या है? गोल्ड का प्रॉब्लम यह है कि जो लोग भारत में है, हर साल करीब 750-800 टन का गोल्ड लेते हैं। आप जो भी कुछ भी करो, वो ज्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि हमारा जनता को गोल्ड लेने का एक हैबिट है, वो लेंगे। अभी क्या करना है? सरकार ने क्या किया? पिछले साल 72 बिलियन डॉलर, 50 बिलियन और से 70 बिलियन डॉलर्स गया। ये साल ऐसा करेगा तो मे बी 80-90 बिलियन डॉलर्स होगा। ज्यादा पैसा जा रहा है। सो सरकार ने 15% एक कस्टम ड्यूटी किया, 6% से 15%। अभी क्या होगा? स्मगलिंग जाएगा। आपको पता है 15% 4,000 टन पर 10 आउंस पर करें तो $600। $600 इतना तो आर्बिट्राज होता है। हर आदमी को स्मगलिंग करेगा। जो कोई बाहर जाता है कुछ गोल्ड लेकर आएगा, वो ठीक नहीं है। और स्मगलिंग जाने से करप्शन ज्यादा पड़ेगा। आपको पता है क्या होगा, क्या हुआ था भारत में। और तीसरा क्या होगा? हवाला शुरू हो जाएगा। पैसा कैसा भेजता है? हवाला करना है, हवाला शुरू हो जाएगा। हवाला आज तक किसी ने रुका नहीं है। इसलिए हमने हमने सरकार से एक प्रार्थना की कि अगर हम लोकल सप्लाई ज्यादा करें, भारत में 30,000 टन सब गोल्ड है। 30,000 32,000 टन का गोल्ड है। सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड हमारे लोगों में है। हमने सबने कहा कि अगर आप एक साल के लिए, अगले एक साल के लिए एक अनाउंसमेंट कीजिए, जो कोई टैक्स पेयर के पास गोल्ड है वो बेचेगा, उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं होगा।
कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री होगा 1 साल के लिए। अगर 1 साल के लिए 200 टन 300 टन 30,000 टन में 200 टन 300 टन मार्केट में आया तो ये तो लोकल सप्लाई आएगा, बाहर से लेने का जरूरत नहीं होगा, लोकल सप्लाई आएगा और वो अच्छा होगा ना, फॉरेन करेंसी नहीं जाएगा, रुपी तो कुछ अप्रिशिएट होगा, ये डिप्रिसिएशन कम हो जाएगा। और दूसरी बात है एफपीआई, और जहाँ एफपीआई लोग तो पिछले साल $25 बिलियन ले गए, ये साल करीब 10-15 बिलियन डॉलर ले जाएंगे। वो क्यों ले जा रहे हैं कि ये पहले कि भारत का जो स्टॉक मार्केट का प्राइस बहुत बड़ा था, प्रॉफिट था, उन्होंने लिया, वो ठीक है। लेकिन दूसरी बात है कि सरकार ने उन पर कैपिटल गेन्स टैक्स डाला। कैपिटल गेन्स टैक्स डालेंगे तो टैक्स टेररिज्म होगा। वो टैक्स ऑफिसर उन पर जाएगा, नोटिस देगा, वो बोलेगा ये ट्रांजैक्शन कैपिटल गेन ज्यादा है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म, सब कुछ करेगा। और रुपी का डिप्रिसिएशन, अगर कोई ओवरसीज इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करेगा उसके लिए 3 रिस्क है। पहला रिस्क क्या है? करेंसी डिप्रिसिएशन। 1991 से 3.5-4% हर साल करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है, और रिटर्न कम होगा। और दूसरी बात है टैक्स टेररिज्म, और टैक्स वाला कभी उनके पीछे जाएगा, कुछ नोटिस भेजेगा, वो 10 साल 15 साल उनको मरना पड़ेगा। और तीसरी है तो ये पॉलिसी अनसर्टेनिटी, सरकार ऐसा ही पॉलिसी चेंज करती है। और किसी को जेटली जी ने जब कैपिटल गेन्स लाया था, ग्रैंडफादरिंग किया था, वैसा किया। इसलिए हमने कहा कि अभी तो एक क्राइसिस है फॉरेन एक्सचेंज में, इसलिए अगले 1 साल के लिए, 5 साल के लिए जो कोई एफपीआई पैसा लाएगा उस पर वो जब तक भेजेंगे उस पर कैपिटल गेन्स नहीं होगा। 5 साल में जो पैसा अंदर लाएगा वो सेल करेगा, 10 साल के बाद कैपिटल गेन्स नहीं करना है। और अगर अभी भी वो उनके पास जो होल्डिंग है वो सेल करेंगे, अगर री इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर भी कैपिटल गेन्स नहीं होगा। इससे क्या होगा? जो पैसा बाहर जा रहा है कुछ पैसा कम हो जाएगा, ज्यादा पैसा आ जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी कुछ ठंडा हुआ है, प्राइसेस ठीक हो गया। और तीसरी बात है, हमको भारत को चाहिए पीक ऑयल। पीक ऑयल का मतलब क्या है? पीक ऑयल का मतलब है हम ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं, पिछले साल $135 बिलियन नेट, ये साल करीब 150-160 बिलियन डॉलर होगा। वो पीक ऑयल ज्यादा ना हो अगले सालों में, उसका ग्रोथ ना हो, इसके लिए क्या करना है? 60% ऑयल कंजप्शन ट्रांसपोर्टेशन में है, करीब 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक सभी में है। रेलवे ने 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कर दिया है। हमने कहा कि 1 लाख करोड़ का एक प्रोग्राम कीजिए 5 साल में। अगर 2 व्हीलर अभी तो 10% से करीब 30-50% का ईवी हो, जो कार्स है अभी जब 5% है 25-30% हो। बसेस, भारत में 18 लाख बसेस है सरकार के मुताबिक, 18 लाख बसेस में 10 लाख बसेस इलेक्ट्रिक करेंगे अगले 5 साल में। ट्रक्स 25-30% करेंगे। हमको पीक ऑयल होगा। पीक ऑयल मानेगो 60% का जो ऑयल कंजम्पशन है वो ज्यादा नहीं होगा। चाइना में पिछले साल पीक ऑयल हो गया, और चाइना में अगले साल टोटल पीक ऑयल होगा, क्योंकि बैलेंस जो है वो तो पेट्रोकेमिकल्स में जाता है। वो एक बात करना है, आपको पीक ऑयल चाहिए। 2-3 साल में पीक ऑयल होगा तो रुपये पर अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि हम उतना इंपोर्ट नहीं करेंगे। वो इंपोर्ट करके करके भारत में 50 साल के लिए हमारा करेंसी पर नुकसान हुआ है। और एक दूसरी बात है, हमको तो कोल गैस, भारत में बहुत कोल है, कोल गैस का प्रोग्राम करके हम यूरिया बना सकते हैं। यूरिया हम इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। सो टोटल पीक ऑयल 2030 में होगा तो भारत का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा होगा। ये करना है। 3 हमने तो पीएम साहब को हमने ट्वीट करके भेजा, 3 चीज कीजिए अभी ये करना है। ये करने से ही हमारा अच्छा असर होगा। इसलिए आपके जो चैनल है उस चैनल से मुताबिक भी हमारे पीएम जी को कहना कि आप ये देख लीजिए, कुछ कीजिए, क्योंकि हमको एक करेंसी डिप्रिसिएशन हर साल जो हो रहा है और ये बार 12% हुआ है, वो उससे बहुत नुकसान होता है, वो कम होना है। हमको एक स्टेबल करेंसी चाहिए। अगर स्टेबल करेंसी ना हो तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, हमारा इंटरनल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा और फॉरेन नहीं आएगा। ठीक बात है। बिल्कुल आपने 3 बड़े सुझाव प्रधानमंत्री जी को भेजे हैं। ये सारे सुझाव पैसा वो हैं जिनसे हमारा डॉलर का आउटफ्लो, जो हिंदुस्तान से बाहर डॉलर जा रहा है, चाहे वो क्रूड खरीदने के लिए जा रहा हो, चाहे सोने का गोल्ड का हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस वजह से जा रहा हो। लेकिन क्या कुछ ऐसे आइडियाज़ भी हैं आपके ध्यान में, आपके दिमाग में, कि विदेशों से डॉलर ज़्यादा आए हमारे पास और पैसा फॉरेन से आए, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है?
देखिए, फॉरेन से पैसा आने के लिए तीन चार सुझाव है। पहला तो एक्सपोर्ट ज्यादा करना है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन देखिए, हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 5 साल में बढ़ गया है। अभी 25-26 में टोटल कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन, नेट नहीं ग्रॉस, करीब 13,82,000 करोड़ था, करीब 14 लाख करोड़। 14 लाख करोड़ माने 25% टैक्स रेट पर, क्योंकि ये टैक्स है। 56 लाख करोड़ प्री टैक्स प्रॉफिट लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज का हुआ है। 56 लाख करोड़ ऑन 345 लाख करोड़, करीब 16% है। 16% का जीडीपी प्री टैक्स प्रॉफिट है। ये कॉर्पोरेट में बहुत प्रॉफिट कर रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना है? इंटरनल कंपटीशन करना है। देखिए, बैंकों को देखिए, एसबीआई का रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.5, 20% पोस्ट टैक्स। आईसीआईसीआई रिटर्न है 2.25% ऑन असेट्स। एचडीएफसी का रिटर्न है 2%। ऑटो कंपनी का, कुछ ऑटो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 20% प्लस है। ये 20% प्लस किस देश में होता है? अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है, जापान में होता है? नहीं होता है। इधर बहुत प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि हमारा जो कस्टम ड्यूटी ज्यादा है। कस्टम ड्यूटी कम करके कंज्यूमर्स को कंपटीशन कीजिए। तो सरकार ये इंडस्ट्री को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उनको इंसेंटिवाइज कीजिए एक्सपोर्ट करना, पहले ज्यादा एक्सपोर्ट करना है। दूसरी बात यह है कि एफपीआई को ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए इजी करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि 5 साल के लिए कैपिटल गेन्स अबॉलिश कीजिए। थर्ड, अभी जो एआईएफ है, एआईएफ माने वेंचर कैपिटल, सब में अंदर पैसा लाना बहुत मुश्किल है। कोई अभी इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा, उसको केवाईसी करना है, ये करना है, वो करना है, वो थक जाएंगे। बैंक अकाउंट खुलना है, बैंक अकाउंट खुलने के लिए हरास करते हैं, सब कुछ करते हैं। सारा का सारा प्रोसेस ईज कीजिए। अभी जो कोई एफपीआई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, वो जाएंगे करीब एक डिपॉजिटरी के साथ। इसलिए जो भी एआईएफ में इन्वेस्ट करते हैं, बोलिए कि आप डिपॉजिटरी के पास जाओ, डिपॉजिटरी सब कुछ डॉक्यूमेंट्स करेंगे, जल्दी करेंगे, आप इन्वेस्ट कीजिए। जब आप आपका पैसा वापस जाएगा, डिपॉजिटरी ही पैसा लेकर आपको वापस भेजेगा। आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, वो इजी कीजिए। अभी भारत से बाहर से जो पैसा आता है इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत बहुत डॉक्यूमेंटेशन, बहुत कुछ प्रोसेस है, वो कम करना है। और तीसरी बात यह है कि हमको, ये दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरिन फंड्स है, नॉर्वे का सॉवरिन फंड है, अबू धाबी का सॉवरिन फंड है, दूसरे देशों का सॉवरिन फंड है। उनको सभी टैक्स फ्री स्टेटस देना है इन्वेस्ट करने के लिए, और ज्यादा करना है। तीन चार एक सॉवरिन फंड को दिया है, उनको कीजिए। क्योंकि अगर वो आप करेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और कॉस्ट भी कम हो जाएगा। और एक लास्ट बात है, हमारा जो एनआरआई है, अभी एनआरआई को जो कुछ इन्वेस्ट करना है बहुत मुश्किल है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उनको भी प्रोसेस जरा ईज कीजिए। प्रोसेस करने से इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया इजी हो जाएगा, जैसा स्टॉक मार्केट में है, इजी हो जाएगा। अगर वो इजी हो जाएगा तो ज्यादा पैसा आएगा, बैलेंस होगा। आपको पता होगा कि पिछले साल 2026 में ट्रेड डेफिसिट था $335 बिलियन, गुड्स में $335 बिलियन। इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, करीब 10% ऑफ जीडीपी ट्रेड डेफिसिट है, 9% ऑफ जीडीपी ट्रेड डेफिसिट है। और सब सर्विसेज में सरप्लस था $245 बिलियन, टोटल होल था $90 बिलियन प्लस। वो कम करना है। चाइना में ट्रेड सरप्लस है, जापान में ट्रेड सरप्लस है। हमारा देश में तो ये नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है, 15 साल से है, वो कम करना है। कम करने के लिए एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, एक्सपोर्ट पर ताकत देना है हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स को, उनको तो कैपेसिटी बिल्ड करना है, सब कुछ करना है, ये सब करना है। बिल्कुल सर। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जनरली सर कोई भी गवर्नमेंट हो, जब थोड़ा सा टफ एनवायरनमेंट होता है, माहौल ऐसा होता है, मुश्किल वाला होता है, तभी बड़े रिफॉर्म्स होते हैं, तभी बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि लोकली भी, ये तो चलिए एक्सटर्नल प्रॉब्लम जो है वो है मिडल ईस्ट के टेंशन की वजह से, लोकली कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो इस माहौल में किए जा सकते हैं? हाँ, ये सब की जा सकती है। मेरा एक रिक्वेस्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के साथ कि आप हमारे इंडस्ट्रियल सब लोगों को बुलाइए, सब लोग सुनिए, उनके साथ सुनिए, और जो कुछ भारत के लिए अच्छा करना है कीजिए। सरकार से कुछ नहीं होगा, ब्यूरोक्रेट से ज्यादा नहीं होगा। कब सब ब्यूरोक्रेट सब डिपार्टमेंट में झगड़ा करते हैं।
अतः वो मेटी फिनांस से झगड़ा करेगा, इससे झगड़ा करेगा, फाइल जाएगा, फाइल वापस नहीं आएगा। ये सभी तोड़ना है, ये सभी तोड़ना है। और पीएम जी को कहना हमारे इकोनॉमी क्राइसिस सब कुछ करो, इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं है। एफपीआई को कैपिटल गेन्स निकालो, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, निकालो। और वो जो भारतीय लोग हैं उनको तो गोल्ड बेचने में कैपिटल गेन्स निकालो, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए निकालो, उसका अच्छा हसर होगा। वो अभी तो बेचे नहीं तो आपको टैक्स क्या होगा, क्या क्या टैक्स जाएगा आपका। और दूसरा पीक ऑयल के लिए करो, 3 साल में पीक ऑयल होगा तो इंपोर्ट कम हो जाएगा। अभी तो क्राइसिस है, इस क्राइसिस में सब कुछ करना है। वो लेबर रिफॉर्म्स किया, अभी लेबर रिफॉर्म्स में रूल्स करना है। और सरकार में और कुछ जो और सरकार को सोचता है, आरबीआई में क्यों हमको जाकर परमिशन लेना है, वो सब निकाल दो, ज्यादा से ज्यादा निकाल दो। फिनेंस मिनिस्टर में जो परमिशन निकाल दो, वो सीसीआई है, हर एक्विजिशन के सीसीआई के पास जाएगा। अभी देखिए, अभी फाइनेंशियल सेक्टर में एनबीएफसी है, बैंक्स है। अगर एक बैंक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कोई ओवरसीज करेगा, आरबीआई का परमिशन चाहिए, उसका तो 6 महीना 1 साल होगा। फिर सीसीआई का चाहिए, सीसीआई के क्यों चाहिए? अगर आरबीआई परमिशन देगा, सीसीआई का जरूरत नहीं है, वो निकाल दो। क्योंकि आरबीआई एक अच्छा रेगुलेटर है, सब रेगुलेशन करते हैं, एक ही रेगुलेटर दे सकते हैं, वो ठीक कीजिए। अभी तो बाईबैक नॉर्म्स था, बाईबैक नॉर्म्स मार्केट से नहीं होता था, अभी तो सेबी ने पेपर किया, वो जल्दी से जल्दी करो, ताकि कि बाईबैक्स भी इस मार्केट में कर सके। जो कंपनियों में 10-12 लाख का कैश है, वो वापस जाएगा, जाने दो, वो सभी कीजिए। प्राइम मिनिस्टर जी को एक मीटिंग लेके हमारे नागरिक से बात करना है, हमारा ओपिनियन मेकर से बात करना है, हमारे इंडस्ट्री से बात करना है। ब्यूरोक्रेट से बात करने से नहीं होगा। सब लोग बोलेंगे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपको याद होगा, जेटली जी कह रहे थे कि हम कॉर्पोरेट टैक्स 25% करेंगे, नहीं हुआ। एक दिन प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहे और 2 दिन में उन्होंने डिसाइड किया ये करना है, हो गया। वैसा प्राइम मिनिस्टर को डिसाइसिव होना है, प्राइम मिनिस्टर को एक डिसीजन लेना है। डिसीजन लेके प्रोग्राम सभी किया, बहुत अच्छा काम किया प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन अभी क्राइसिस है, क्राइसिस में रुपी में जो डिप्रिसिएशन है उसके लिए क्या करना है, ये 3-4 सुझाव है, कीजिए, हो जाएगा। उसमें कोई नुकसान नहीं है भारत को, कोई नुकसान नहीं है। सब में लोग कहेंगे टैक्स नहीं आएगा, पहले टैक्स ही नहीं आ रहा है। अगर कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, टैक्स कैसा होगा भैया? राइट। इन्वेस्ट करने दो, इन्वेस्ट करने से पैसा आएगा। अभी वो जिसके पास गोल्ड है वो बेचेगा नहीं तो टैक्स कैसा आएगा भैया? उसका टैक्स निकाल दो, इंपोर्ट नहीं मत करो, इंपोर्ट मत करो, स्मगलिंग मत करो। 15% वो जाएंगे, कोई भी स्मगलिंग कर सकता है। कितना इतना प्रॉफिटेबल हो गया ना, जो कस्टम वाले हैं, शिप्स वाले हैं, फ्लाइट में जाएंगे, दुबई से कुछ लेकर आएंगे, छोटा छोटा गोल्ड लेकर आएंगे, उनको अच्छा है। इतना इतना डिफरेंस है प्राइस में, 15%। अभी तो दाम भी बढ़ गया है ना, 1 लाख 1.5 लाख गोल्ड है 10 ग्राम के लिए, वो बढ़ गया है। स्मगलिंग बहुत प्रॉफिटेबल हो गया। अब वो ब्यूरो का तो कुछ सोचना है कि कैसा करना है। आपको पता है हवाला शुरू हो जाएगा देश में, हवाला हवाला का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, अभी तो कम हो गया है, हवाला हो जाएगा। और आरबीआई को भी सोचना है, फॉरेन यूनिवर्सिटी को परमिशन दे, जल्दी दे दो, ज्यादा ज्यादा नुकसान मत करो। आरबीआई भी ऐसा करती है कि वो बैठकर परमिशन ज्यादा नहीं देती है। जो कुछ हम परमिशन लोग लेते हैं, जिसमें आप सबको परमिशन देते हो, सबको निकाल दो। ईज ऑफ बिजनेस चाहिए भारत में, ज्यादा ईज ऑफ बिजनेस चाहिए। और ईज ऑफ बिजनेस करने के लिए ये हर डिपार्टमेंट झगड़ा करते हैं, ये करना वो करना। मुझे किसी ने कहा, मैंने किसी दिल्ली में किसी ने कहा, रेलवे में एक लॉ था, अगर आप टिकटलेस ट्रैवल जाते हो आपको क्रिमिनली प्रोसिक्यूशन हो सकता है। 50 साल से लॉ था। लेकिन जब डी रेगुलेशन कमिटी ने पूछा एक क्रिमिनल क्यों होना है, वो रेलवे बोर्ड कह रहे थे कि नहीं नहीं करना है, या तो हर आदमी जाएगा। उनको पूछा, ये 50 साल में कितने लोगों को प्रोसिक्यूट किया है? 6 लोगों को प्रोसिक्यूट किया, 10 लोगों को प्रोसिक्यूट किया। इस लॉ का क्या होता है? वो टीटी जाकर पैसा देता है, पैसा लेता है, बोलता है मैं जेल में डालूंगा, उनसे पैसा लेता है, ठीक है ना। ये सभी अभी जो सरकार ने सब कुछ एक क्रिमिनल प्रोविजन किया है, वो पैसा लेने के लिए, टैक्स टेररिज्म। 39 लाख करोड़ 2025 का डेटा है बजट में, 39 लाख करोड़ टैक्सेस इन डिस्प्यूट है। जब जेटली साहब थे 2014 में, उन्होंने वादा किया था मैं तो निकल जाऊंगा, उसमें तो 5.5 लाख था, अभी 39 लाख करोड़ है। 39 लाख करोड़, और पार्लियामेंट में कोई डिबेट भी नहीं करता है, ये बारे में कोई बात ही नहीं करता है। हमारा पीएम जी को देखना है और वित्त मंत्री को पूछना इतना डिस्प्यूट क्यों है, निकाल दो।
अभी तो पिछले साल कुछ कम हो जाएगा, डेटा नहीं है, सब निकाल दो। और कोई टैक्स डिस्प्यूट हो तो 10-15 साल होगा। भारत ऐसा एक देश है विश्व में कहां टैक्स डिस्प्यूट सेटल करने के 10-15-20 साल होता है। ऐसा कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? एब्सोल्युटली। सरकार ने प्रॉमिस किया था टैक्स निकालेंगे, कहां किया है प्रॉमिस? ये प्रॉमिस नहीं किया। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जी को देखना है और कहना है डिस्प्यूट मत करो। अगर कोई टैक्स सब ज्यादा डिस्प्यूट करता है और कोर्ट कहती है कि आपने गलती की है, उसके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में लिख लो, क्योंकि सब देश को नुकसान हो रहा है। जो लोग देश को नुकसान करते हैं सरकार के साथ, उनको साइडलाइन करना है। वैसे तो मैंने आज आपको इस करंट सिचुएशन में जो मुश्किल हालात है उसमें क्या कुछ हम आप सरकार सब मिलकर कर सकते हैं उस पर सजेशंस के लिए बुलाया था, लेकिन चूंकि आप आईटी इंडस्ट्री के फोर फादर हैं, आज जो भारत के आईटी इंडस्ट्री जिस मुकाम पर पहुंची उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अब हमेशा भारत की आईटी इंडस्ट्री पर सवाल उठने लगे कि हम थोड़ा पीछे रह गए। एआई के मामले में हमें जो करना था हमने नहीं किया, हम इनोवेट नहीं कर पाए, हमारी कंपनियों ने कुछ भी नया और बड़ा नहीं किया। आप कैसे देखते हैं भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एआई कितना बड़ा थ्रेट है और क्या हम इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में अब भी बदल सकते हैं सर? देखिए, जो कुछ निंदा करते हैं आईटी इंडस्ट्री को, वो सोच नहीं है, बुद्धि कम है। हम्म। मैं बोलूंगा आपको आईटी क्या है। ओके हम्म। भाई, बोलूंगा। एआई में 5 लेयर्स है। पहला लेयर है पावर, पावर जनरेशन, क्योंकि अगर हाइपर क्लाउड जा देंगे, ज्यादा पावर चाहिए। भारत में पावर जनरेशन ज्यादा हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है चिप। अभी 2 नैनोमीटर चिप चाहिए। भारत में कोई बनाने वाला नहीं है। पिछले 50 साल में किसने बनाया चिप? गवर्नमेंट का क्या प्रोग्राम था? जो एक प्लांट था चंडीगढ़ में, वो जल गया। किसने पैसा डाला? अभी तो पीएलआई आए, अभी तो 25 नैनोमीटर या 22 नैनोमीटर में हो रहा है। हमको 2 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर चाहिए। एक प्लांट को $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए। कहां है पैसा? किसका पैसा है? सरकार ने डाला नहीं है, सरकार को डालना है। नहीं डाला है अभी तक। वो पीएलआई क्या अच्छा है, उसे और एक 5 साल में वो चिप में 80% चिप्स जो है 22 नैनोमीटर से 25 नैनोमीटर, उस पे हम तो बल डाल रहे हैं, वो तो अच्छा है, हो जाएगा। तीसरी बात है हाइपर क्लाउड। अमेरिका में कितना कैपेसिटी है हाइपर क्लाउड? भारत में क्या कैपेसिटी है? 2 गीगावाट है। किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, किसी ने सोचा नहीं, सरकार ने सोचा नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी तो हो रहा है। गूगल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। करीब तो 2030 में 10 गीगावाट हो जाएगा, वो अच्छा है। उसके ऊपर है एलएलएम्स, लार्ज लर्निंग मॉडल। लार्ज लर्निंग मॉडल के बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। चैट जीपीटी ने करीब $100 बिलियन खर्च किया है। वो जो कुछ एंथ्रोपिक ने उन्हें $50 बिलियन खर्च किया है। और जो 5 कंपनियां हैं $700 बिलियन हाइपर क्लाउड में एक साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। $700 बिलियन अमेरिका में ही हो रहा है। यूरोप में कुछ नहीं हुआ, जापान में कुछ नहीं हुआ, चाइना में हो रहा है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट पैसा दे रही है। किसको होना? पैसा दे रही है। इधर भारत सरकार क्या पैसा दे रही है? 11,000 करोड़ एआई में है। 11,000 करोड़ पीनट्स। सोचने का तो भी सोचना है ना, बड़ा सोचना है। इधर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। और भारतीय जो आईटी कंपनी है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको करना था। किस में इन्वेस्ट करेंगे? एलएलएम के लिए हाइपर क्लाउड चाहिए, हाइपर क्लाउड नहीं है। हाइपर क्लाउड इन्वेस्टमेंट कर 3 साल 5 साल होगा, और एलएलएम करने के लिए 2 साल 3 साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स होगा। वो उनका धंधा नहीं है, उनका धंधा है सर्विसेज। और टॉप लेयर है एआई एप्लीकेशन। एआई एप्लीकेशन सबसे ज्यादा बिजनेस होगा, उसमें हमारा आईटी कंपनीज डोमिनेट करेंगे, क्योंकि सबके सब आईटी कंपनीज अभी वो काम कर रहे हैं। और वो अभी वर्टिकल एलएलएम्स माने तो एक वर्टिकल से बीएफएसआई है, हेल्थ है, डीप टेक है, रिटेल है, उसमें तो वर्टिकल एलएलएम करके प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी विश्व में करीब 3,000 5,000 बड़ा एंटरप्राइज है, उन सबको हम लोग काम करते हैं, उनका एप्लीकेशन है। उन्होंने कच नहीं किया एआई पर कच नहीं किया, और कच नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास ज्यादा लोग टैलेंट नहीं है। अभी हमारे कंपनीज उनको एआई फर्स्ट करने के लिए उनको हेल्प करेंगे, ज्यादा धंधा होगा। अभी से धंधा ज्यादा हो जाएगा, अभी तो हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, वो एंथ्रोपिक वाला बोलता है सबका काम नुकसान होगा। वो क्यों ऐसा बात कर रहा है? बात कर रहा था कि उसका वैल्यूएशन ज्यादा हो। अगर वो उसे थ्रेट नहीं करेगा, वो जरा फियर नहीं करेगा, वैल्यूएशन ऊपर नहीं जाएगा। वो सब बात करते हैं। अभी कल तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि जो कुछ इन्फ्लुएंसेस कर रहे, टोकन्स ले रहे एंथ्रोपिक और दूसरों के साथ, वो सब बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि टोकन्स का कॉस्ट बहुत बड़ा है, टोकन्स का कॉस्ट बहुत बड़ा है, लोगों से कॉस्ट का भी बहुत बड़ा है, टोकन्स कम कीजिए।
अभी एक ड्राइव हो रहा है हर एंटरप्राइजेस में, एक टोकन्स करके एआई करके खर्च बढ़ रहा है, हमको बेनिफिट कुछ भी नहीं है, हम लोगों को बाहर डाल रहे हैं, लेकिन लोगों का कॉस्ट था वो टोकन्स के कॉस्ट से कम है। अभी देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, दूसरे इंडस्ट्री ने क्या किया, अभी एनवीडिया ने क्या किया। एनवीडिया ने सीटीओ ने कहा कि अभी तो कॉस्ट कितना बड़ा है, कॉस्ट जा रहा है, क्योंकि एंथ्रोपिक का लॉस है 20 बिलियन लॉस होगा। अभी तो चैट जीपीटी का लॉस 30 बिलियन होगा इस साल, वो सब सब्सिडाइज कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी तो जो मार्केट में बात कर रहे हैं कंपनी चले जाएगा, हाँ ये तो यह बहुत बड़ा डिसरप्शन है, उसमें कोई डिबेट नहीं है। डिसरप्शन से 5 साल में हर एंटरप्राइज एआई करेगा, लेकिन उनके लिए एआई कौन करेगा? हम करेंगे। उनके पास ताकत नहीं है, उनके पास पैसा है, हम करेंगे, हम उनको करेंगे, हमारा बिजनेस जाएगा। अभी तो जा रहा है, और वो सभी बॉम्बे वाले जो इन्वेस्ट करते हैं उनको तो समझना पड़ेगा कि ये सब जरा बड़ा ये जो आईटी कंपनीज है भारत में, उनको बुद्धि नहीं है। वो उनके क्लाइंट से हर दिन बात करते हैं, उनको पता है क्या करना है। वो चैट जीपीटी एंथ्रोपिक से हर दिन बात करते हैं, उनसे पार्टनर, उनको पता है क्या करना है, कैसा करना है, क्या हो रहा है, उनको पता है। ये कोई एनालिस्ट है, तो बुद्धि नहीं है, उनको पता है ज्यादा, उनको ज्यादा बुद्धि है, ज्यादा बात उनको पता है। ये कंपनी को कुछ नहीं पता है। ऐसा सोचे कैसा होगा? ठीक है, स्टॉक में मार दिया सब लोगों को, ठीक है, उनका बिजनेस अभी जाएगा, ऊपर जाएगा, देखेंगे क्या होता है। क्योंकि विश्व में उन बड़े बड़े कंपनी को एआई करने के लिए हमारे जो कंपनी से उनको, उनके सिवा उनको मदद करने कोई नहीं है, वो करना है ना। अभी एक बात सोचिए, टोटल अक्यूमुलेटेड सॉफ्टवेयर विश्व में कितना है? 20 to 25 ट्रिलियन डॉलर्स है। 20 to 25 ट्रिलियन डॉलर्स पिछले 10-15 साल में उतना खर्च किया है, वो यूज कर रहे हैं, वो सभी यूज कर रहे हैं। वो कहीं चले जाएगा एक दिन पर। ऐसा एआई कुछ भी नहीं है कि चैट जीपीटी ले लो, क्लॉड ले लो, अंदर डाल दो, वो मैजिक करके काम करेगा, ऐसा नहीं होगा भैया। बिजनेस धंधा है। आप देखिए जो जेपी मॉर्गन का जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा, क्या कहा? वी विल हायर मोर पीपल विथ एआई स्किल्स, नॉट बैंकर्स। एआई स्किल चाहिए, कहां मिलेगा उनको? एआई इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो तो 16-17 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। तो ये बिजनेस जाएगा। ये सभी 5 लेयर है, 5 लेयर में हर लेयर में इन्वेस्ट करने के लिए भारत में ताकत नहीं है। दुनिया में 2 ही देश है उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अमेरिका, उनका जीडीपी 32 ट्रिलियन डॉलर्स, अभी एक साल में 1 ट्रिलियन डॉलर्स एआई पर खर्च कर रहे हैं। चाइना 20 ट्रिलियन डॉलर्स वो कर रहे हैं, 500 बिलियन डॉलर्स कर रहे हैं। यूरोप खर्च कर रहा है? नहीं। यूरोप बहुत बड़ा है। जापान कर रहा है? नहीं। कोई देश नहीं कर, उनके पास ताकत नहीं है। भारत कर रहा है, भारत छोटा जीडीपी है, 4 ट्रिलियन, कितना खर्च कर सकते हैं? और एक बात मैं प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहता हूं, अभी भारतवर्ष में हर साल 10 लाख करोड़ का सब्सिडीज देते हैं। 4 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट, 6 लाख करोड़ स्टेट। हर स्टेट अभी डीबीटी करती है, सब्सिडी देती है। 50,000 करोड़ हर साल खर्च करो इनोवेशन पर। हमारे जो युवक है ये करते हैं, उनको कैपिटल देना, उनको ग्रांट देना, 50,000 करोड़ करो। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट हर साल 1 करोड़ 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 10 लाख करोड़ बजट में खर्च करती है। उसमें कुछ 50,000 करोड़ इनोवेशन में नहीं करते। वो करो ना, आप करो। हमारा जो इनोवेटर्स को कैपिटल दो। वो 1 लाख करोड़ का फंड किया था आरडीएफ, 2 साल में कुछ नहीं हुआ। ये साल अभी तो रिपोर्ट आ रहा है कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो 20,000 करोड़ का बजट है, 20,000 करोड़ खर्च करते हैं, पता नहीं है। लेकिन 50,000 करोड़ सारे भारत में डालकर इनोवेटर्स में करो। अगर आपको खर्च करने का ताकत नहीं है, हमको बुलाओ, हम सब लोग बैठकर आपको बोलेंगे किसको देना, कैसा देना है, कैसा देना है। 5 साल में हम एक बड़ा एक एआई फर्स्ट देश होंगे। क्या बात है सर, बहुत करना है भैया। ऐसा बैठकर भाषण देने से कुछ नहीं होगा। पैसा डालना है, खर्च करना है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया भी कि जो लोग आईटी सेक्टर के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठा रहे हैं कि एआई आकर पूरे इंडिया के आईटी सेक्टर को ख़त्म कर देगा, आज बिल्कुल आपने सही और सटीक उस पर जवाब दिया। और साथ ही एआई के चुनौतियों के सामने भारत कैसे मजबूत बने, आपने वो सुझाव रखे। और साथ ही जो इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है कि किस तरह से रुपये की कमज़ोरी को रोका जाए, भारत से बाहर जा रहे डॉलर्स उन्हें रोका जाए, और भारत में डॉलर्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निवेश के तौर पर आके आए। इसके लिए मोहनदास भाई सर आपने जो सजेशन दिए, आई एम श्योर वो बहुत काम के और काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आज हमें समय देने के लिए। और बिल्कुल आपने अपनी बात दिल से रखी है और वो आई एम श्योर सबके दिलों तक पहुंचेगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर।